Hello students, so welcome you again with the new chapter physics class for plus 1 chapter number 12 thermodynamics. Clear? So first we have to discuss what is thermodynamics. So thermodynamics is the study of heat, temperature and conversion of mechanical energy into heat and vice versa. मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे हीट को, टेम्परेचर को, और कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड हीट इनटू मैकेनिकल वर्क. सो ये आपका है थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर? सो आफ्टर दैट नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सो व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम? A collection of extremely large number of atoms and molecules confined with certain boundaries such that it has a certain value of pressure, temperature and volume. अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है कि कोई सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब कहेंगे? तो सबसे पहले किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल होंगे और उन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम के ऊपर कंडीशन एप्लीकेबल होगी. किस किस की कंडीशन? प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन, वॉल्यूम की कंडीशन, इंटरनल एनर्जी की कंडीशन. वो कंडीशन उनके ऊपर क्या होंगी? कन्फाइंड होंगी. कन्फाइंड मतलब उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम. सो अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल कन्फाइंड विद सर्टेन बाउंड्रीज. अब सर्टेन बाउंड्रीज कौन कौन सी है? सच दैट इट हैज. वो बाउंड्रीज कौन सी है? वो वैल्यू किसकी? प्रेशर की, टेम्परेचर की और वॉल्यूम की. तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब यहां पे बात करें सिस्टम की. सिस्टम के बाद एक नई टर्म यहां पे आती है, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस इज कॉल्ड सराउंडिंग. अब मैंने क्या किया कि ये कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई गैस को डाल दिया. दैट कंटेनर कंटेन गैस. अब इस गैस के ऊपर हमने क्या कह दिया कि इसका कुछ प्रेशर है, इसकी कुछ वॉल्यूम और इसका कुछ टेम्परेचर है. तो हमने इस गैस के ऊपर क्या लगा दी कि इस गैस की कुछ बाउंड्रीज हैं. इस गैस के लिए कुछ सर्टेन वैल्यू किसकी? टेम्परेचर की, प्रेशर की और वॉल्यूम की. सो ये आपका बन गया सिस्टम. विच सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम. और इस सिस्टम को छोड़ के इसके चारों तरफ जो है वो आपका होता है सराउंडिंग. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को एक सिस्टम मानता हूं तो मेरे को छोड़ के जो बाकी मेरे चारों तरफ है तो उसको हम बोल लेंगे सराउंडिंग. क्लियर? अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो टर्म बार बार यूज होंगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम वो है जिसके ऊपर टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, उसकी एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये कुछ चीजें जो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे आगे. एंट्रोपी, एंथैल्पी, क्लियर, नंबर ऑफ मोल, क्लियर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है. मींस उसकी इतनी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम के ऊपर इतना टेम्परेचर और इतने टेम्परेचर को इतना प्रेशर है, तो उसको हम बोल लेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब जो सिस्टम है दैट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज ओपन सिस्टम, अनदर इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम. अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई कंटेनर लिया. क्लियर? इन दैट कंटेनर वी केप्ट अ गैस. हमने इसके अंदर गैस रखा. अब ओपन सिस्टम उसको कहेंगे जिसके अंदर बेटा एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज होगा. मींस इस गैस में से एनर्जी बाहर भी जा सकती है और अंदर. मतलब ये जो गैस है ये एक सिस्टम है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मैटर का भी एक्सचेंज होगा. अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. मींस इसमें अगर इस गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो इस गैस से जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगी, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, सराउंडिंग का इंक्रीज करेगा. मींस एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है. आल्सो कि एक ओपन सिस्टम है तो यहां से कुछ गैस बाहर भी निकलेगी, किसमें जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी. मींस यहां पे क्या, मैटर और एनर्जी अगर दोनों का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? सिस्टम में और उसके सराउंडिंग में, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम. नेक्स्ट आपका आता है क्लोज सिस्टम. तो जो क्लोज सिस्टम आपका होगा उसके अंदर जो एनर्जी है उसका तो एक्सचेंज होगा बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर. अब इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मैंने क्या ले लिया कि सिस्टम ले लिया, पहले ऊपर से खुला था ये. अब मैंने क्या किया,
अगर इस सिस्टम को मैं थोड़ा ऐसी शेप में ले आता हूं, ये बोतल की शेप में लिया, मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। तो अब क्या है कि इस बोतल से जो मैटर है, जो गैस है, वो बाहर तो निकल नहीं सकेगी, बट अगर ये हॉट होगी सम टाइम बाद ये कूल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी तो बाहर जा रही है बट मैटर बाहर नहीं जा रहा, तो उस सिस्टम को बोल लेंगे हम क्लोज सिस्टम। मींस क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। अब आइसोलेटेड सिस्टम इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो यहां पे क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा, उस सिस्टम को बोल लेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, मान लो जो हम कंटेनर यूज करेंगे, द कंटेनर विच वी यूज टू कैप्ट द गैस। अब इस गैस को कैप्ट करने के लिए जो हमने कंटेनर यूज किया है, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो भी आपकी क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है। मींस थर्मल इंसुलेटेड का मतलब है बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं जा सकती। क्लियर? और ऊपर से हमने इसको पैक कर दिया, ऊपर हमने इसका ढक्कन लगा दिया। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो ना मैटर का एक्सचेंज हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो हो लेकिन मैटर का ना, उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ओपन सिस्टम में एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा और मैटर का भी एक्सचेंज होगा। उसके बाद आ गया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, कहता है एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स एंड इंटरनल एनर्जी। दीज पैरामीटर आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। मींस हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम स्पेसिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, किसकी हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से, टेम्परेचर की हेल्प से, वॉल्यूम की हेल्प से, एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल एंड इंटरनल एनर्जी। सो ये जो जितने भी पैरामीटर है ऊपर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलेंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब ये है द वेरिएबल विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए जो वेरिएबल का यूज होगा उनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोले। वो वेरिएबल है क्या आपके, वो आपके वेरिएबल है टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, नंबर ऑफ मोल्स है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपका है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, करेक्ट, टू सिस्टम is in contact is said to be in thermal equilibrium if both are at the same temperature। कि दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, कि पहले ये कोई सिस्टम था, दिस इज सिस्टम ए, क्लियर, एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सिस्टम बी। जो सिस्टम ए था उसका जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस था, और बी का जो टेम्परेचर था वो कोई भी लिख सकते हैं वैल्यू, 20 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका मतलब जो ए सिस्टम है उसकी एनर्जी ज्यादा है और बी की एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी का फ्लो होगा वो ए से बी तक होगा। तो ये एनर्जी का फ्लो तब तक होता जाएगा जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पर ना रीच करें। आफ्टर सम टाइम हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ए था और जो ये बी था, इसका भी 35 डिग्री हो गया और इसका भी 35 डिग्री हो गया। मींस इसका 15 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज किया है और इसका टेम्परेचर 15 डिग्री इंक्रीज किया है। सो नाउ द सिस्टम ए एंड बी आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बोथ द बॉडीज और बोथ द सिस्टम आर रीच एट द सेम टेम्परेचर। सो व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, और कंडीशन क्या होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की, कंडीशन ये होती है कि जो बॉडी कॉन्टैक्ट में है उन दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सो टू सिस्टम आर इन कॉन्टैक्ट सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ बोथ द सिस्टम आर एट द सेम टेम्परेचर। अगर दोनों सिस्टम आपके सेम टेम्परेचर पे होंगे उसको हम बोल लेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके हम उसके पहले डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि क्या कहता है ये। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड वेदर द टू सिस्टम आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। अभी पीछे करके आए हम कि अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है वो ये कहता है कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। वो कैसे? अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम में होंगे, अगर दोनों सिस्टम टेम्परेचर का बराबर नहीं है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे क्या है
हमने क्या किया, कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ वॉल विच डज नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दैम, सो दिस वॉल इज नोन एज इंसुलेटेड वॉल। अब हमने क्या लिया कि ये ए था, क्लियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आपके ए और बी सिस्टम थे आपके, विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, सॉरी विच इज नॉट थर्मल, अभी हम नहीं कह सकते थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, अभी हमने मानना है कि ये दो, एक ए सिस्टम है एक बी सिस्टम है, और जो ए और बी के बीच की ये वॉल है ये इंसुलेटेड वॉल है। कैसी वॉल है ये? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब है कि ए और बी के बीच में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्लियर। सो आगे हमने क्या किया था, थर्ड सिस्टम सी सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्टम ए एंड बी बाय अ कंडक्टिंग वॉल। हमने क्या ले लिया, यहां पे कोई सिस्टम सी ले लिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद बोथ ए एंड बी एंड द वॉल ऑफ ए बी विद सी आर कंडक्टिंग। अब पॉइंट यहां पे क्या समझना है कि ए और बी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है, लेकिन ए और सी में भी एनर्जी का एक्सचेंज है और बी और सी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज है। Since energy can be exchanged between the system A and C, so both system A and C are in thermal equilibrium। अब जैसे A और C के बीच में अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो A और C किस पे रीच करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ऐसे B और C के बीच में क्या होगा एनर्जी का एक्सचेंज, तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच कर जाएंगे। अब यहां से पॉइंट क्या आएगा कि जो सिस्टम A है दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। Similarly, the system B is also in thermal equilibrium with C। अब जो सिस्टम A था वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम जो B है वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो A का टेम्परेचर C के इक्वल है और B का टेम्परेचर भी किसके C के इक्वल। इसका मतलब जो A और B है उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो इसको बोल लेंगे हम। तो अब हमने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों का टेम्परेचर, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सी। तो अगर ए का सी के बराबर है, बी का भी सी के बराबर है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो किसका, बी का, और टेम्परेचर किसका, ए का, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पॉइंट यहां से क्या समझा कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन दैट कि वेदर एनी सिस्टम आर इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। क्लियर। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स का 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है बेटा हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। 3 टॉपिक अलग अलग है, सब तीनों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब कोई ये आपका सिस्टम है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे होगा तो इससे जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी सराउंडिंग में। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है तो हीट कहां आएगी, अंदर आएगी। मींस जो हीट है एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब वो डिपेंड करता है कब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, कब सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इफ सिस्टम इज एट हाई टेम्परेचर देन हीट मूव फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। कब, जब सिस्टम आपका किस पे है, हाई टेम्परेचर पे है। व्हेन सराउंडिंग इज एट हाई टेम्परेचर द हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सो मीन्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। वो आप समझ गए होंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे हीट जाएगी दूसरे के पास। तो यहां पे पॉइंट आता है व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, कि जब एनर्जी का फ्लो होगा सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर तो उस एनर्जी को हम पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। मींस जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब एनर्जी का ट्रांसफर किससे, सिस्टम से किस पे होगा, सराउंडिंग में होगा, दैट टाइम एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज जो सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो उसके बाद आता है वर्क डन। तो वर्क आप पढ़ चुके हो पिछली जो हमने चैप्टर की है वर्क। तो वर्क आपको सबको ही पता है क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी और अ सिस्टम मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मीन सिंपल सी बात है, अगर कोई आपका सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से अगर उस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट होती है देन वी विल सेड दैट वर्क इज सेड टू बी डन, कि हम कहेंगे वर्क हुआ है।
तो अब हमने गैस के केस में देखना है वर्क कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल टेकन हेयर कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेट अ गैस बी contained in the cylinder. The wall of a cylinder is perfectly conducting so that the gas in cylinder is in thermal equilibrium with the surrounding. तब हमने क्या किया कि हमने क्या ले लिया कि एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया, क्लियर, और इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए है, और इसके अंदर हमने गैस को कैप्ट कर दिया, और जो इस कंटेनर है, जो सिलेंडर है, इसकी जो वॉल है वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का मीनिंग है कि जो हीट है वो गैस से अंदर बाहर हो सकती है, मतलब जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग। अब जो ये कंटेनर है ये आपका सिस्टम है, दैट इज सिस्टम, और इसको छोड़ के इसके चारों तरफ जो है ये सारा सराउंडिंग है, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ पी बी द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सिलेंडर, अगर हम कहते हैं कि पी प्रेशर के ऊपर ये गैस है सिलेंडर के अंदर, तो हमें पता है कि ये प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर पड़ेगा, क्लियर। अगर इस पिस्टन के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा तो हमें पता है दैट पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये पिस्टन यहां पे आ गया, पहले मान लो यहां पे था, अब ये यहां पे आ गया, तो इस पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज डेल्टा डीएक्स, इसको हमने डीएक्स कह दिया, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। तो अगर मैं यहां से फोर्स निकालना चाहता हूं कि P यहां पे प्रेशर है और A इस एरिया है किसका, पिस्टन का, तो अगर मैं यहां कहता हूं कि फोर्स एक्ट ऑन द पिस्टन बाय द गैस, मींस इस पिस्टन के ऊपर इस गैस की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स किसके इक्वल होगा, सो दैट फोर्स वी नो दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो जो प्रेशर होगा वो फोर्स अपॉन एरिया, तो जो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, क्लियर। और इसके बाद हमें पता है कि जो पिस्टन है इस फोर्स की वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, तो इफ वी वांट टू फाइंड द वर्क डन, तो दिस डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज द वर्क डन, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू में डीएक्स, क्योंकि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन होता है। इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ F. So in this equation we will put the value of F. तो F की वैल्यू हमने निकाली दैट इज PADX, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं एरिया इंटू में DX, तो ये लिख जाएंगे अपन DV मतलब एरिया इंटू में लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, हाइट मींस ये इसकी लेंथ है और ये एरिया है, तो जब लेंथ और एरिया की बात करेंगे तो ये बन जाएगी वॉल्यूम, तो दिस बिकम DV, क्योंकि जब डिस्टेंस कम है तो जो वॉल्यूम है वो भी कम होगी, तो जो आपका DW आया, दिस DW बिकम PDV, क्लियर। अब हम यहां पे कहते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम VI टू द फाइनल। अब पहले क्या था कि जो गैस थी आपकी सिर्फ यहां तक थी, अब ड्यू टू दिस प्रेशर एंड ड्यू टू दैट प्रेशर देयर इज अ फोर्स ऑन द पिस्टन, अब आपकी गैस यहां तक चली गई, तो मींस अब आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इफ वी से दैट कि VI इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड VF इज द फाइनल वॉल्यूम, सो देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। सो हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, तो DW की इंटीग्रेशन हो जाएगी, इधर आपकी हो जाएगी PDV की इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, V इनिशियल से V फाइनल तक, दिस इज V इनिशियल दैट इज V फाइनल। तो जब DW की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी W वर्क डन, और जो P है बेटा वो आपका कांस्टेंट है, और जो इंटीग्रेशन होगी वो DV की, कहां से कहां, VI से लेके VF तक, और जो DV है इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी V, तो P आपका आ जाएगा यहाँ पे, V बीच में आ जाएगा, यहां से आ जाएगा VI और VF। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो P आपका यहां पे बन जाएगा VF माइनस VI। तो जो आपका W आया, W मीन्स जो वर्क डन आया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू में VF माइनस VI। तो अब हमने पॉइंट को समझना है कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, क्लियर। तो इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, कि अगर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम वर्क डन करेगा, मींस इस केस में हमने क्या देखा कि जो सिस्टम है वो वर्क डन कर रहा था, सिस्टम ने वर्क डन किया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया,
जो सिस्टम है उसने वर्क डन किया और पिस्टन ऊपर की तरफ गया, मीन्स एट दैट टाइम कि जो वी एफ की वैल्यू है, फाइनल वॉल्यूम है, दैट इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो अगर फाइनल ज्यादा है, बड़ा है और इनिशियल छोटा है, तो डब्ल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स जब आपका सिस्टम काम करेगा, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर? अगर मैं कहता हूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब ऑन दी सिस्टम का अगर मैं यहां छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए कि ये आपका कोई सिस्टम था, ये इसका पिस्टन था, बाहर से हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये पिस्टन यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि जो V इनिशियल वॉल्यूम थी वो ज्यादा थी और जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या है, कम है, तो अगर आपकी VI इज ग्रेटर देन VF, तो जब मैं इसको यहां पुट करूंगा, I बड़ा है, तो जो W आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने समझना है कि अगर कोई सिस्टम काम करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। क्लियर? अगर कोई सिस्टम आपका काम करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव होगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा तो उस टाइम जो आपकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, ज्यादा थी, और फाइनल वॉल्यूम क्या थी, कम थी। सो ड्यू टू दैट योर वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपकी है इंटरनल एनर्जी। तो अब जब हम आगे चलते हैं तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। क्लियर? सो इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये है किसके इक्वल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। So internal energy of system is defined as the sum of the kinetic energy of the constant particle of the system plus sum of the potential energy of the constant particle of the system. It is denoted by U. तो जो U है वो क्या है, kinetic energy plus potential energy नहीं, kinetic energy किसकी, सभी पार्टिकल की kinetic energy का सम प्लस सभी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का सम को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब ये भी आपकी दो तरह की होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं कि ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है U अगर इंक्रीज करता है तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर U आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सो ये साइन कन्वेंशन है, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी टेकन एज पॉजिटिव, डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी टेकन एज नेगेटिव। तो इसी के बेस पे आपका आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में दो चार बातें पढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि आई कंसीडर दिस इज अ सिस्टम, ये कोई भी सिस्टम है बेटा। क्लियर? अ सिस्टम ऑब्जर्व क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। हमने क्या किया, इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी। क्लियर? As a result of this, W be the work done by the system on its surrounding। अब हमने क्या किया, यहां पे हमने पिस्टन लगाया था, इस पिस्टन से क्या हुआ, जैसे हमने इसको एनर्जी दी, मतलब हीट दे दी, तो यहां पे जो गैस थी वो एक्सपेंड की, ये गैस एक्सपेंड की, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया। तो ये जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी dx, तो उस dx की वजह से यहां पे वर्क डन हुआ W। क्लियर? एंड डेल्टा यू बी दी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, की क्या किया हमने, जैसे ही यहां पे वर्क डन हुआ हमने इसको एनर्जी दी, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी यू थी उसके अंदर चेंज है, मतलब पहले यू आई थी, बाद में क्या होगी, यू एफ हो गई, तो यू एफ माइनस यू आई की यहां पे चेंज आया, इंटरनल एनर्जी लिख दिया डेल्टा यू। तो यही आपका थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ है। थर्मोडायनेमिक का पहला लॉ कहता है कि जो हीट हम किसी सिस्टम को देंगे वो हीट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। सो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितनी हीट आपने किसी सिस्टम को दी है वो दो तरह से यूज होगी, एक तो वर्क डन करने में और दूसरा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में या इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के लिए। वो डिपेंड करता है कि अगर हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, तब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर हम एनर्जी लेते हैं तब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है?
अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस सिस्टम से क्यू एनर्जी ले लेता हूं, तो जब क्यू एनर्जी लेंगे तो ये जो पिस्टन है ये और नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब क्या वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर। वर्क डन तो फिर भी हुआ, पहले बाय द सिस्टम था, अब ऑन द सिस्टम है। तो दिस डब्ल्यू प्लस इसी की वजह से जब पिस्टन नीचे की तरफ आया तो इसकी एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो फिर से क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी। तो ये फिर से क्या होगा, दैट इज डेल्टा यू। सो मीन्स यहां से हमने पढ़ा द एनर्जी एंटर इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जितनी भी एनर्जी सिस्टम में एंटर करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर, is equal to the sum of the increase in the internal energy of the system and energy leaving in the system in the form of work done by the system to its surrounding। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी थी, उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की थी, और जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो इस सिस्टम ने वर्क डन किया। उस वर्क डन की वजह से क्या हुआ कि जब वर्क डन हम करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो जितनी हमने इसको एनर्जी दी है उस एनर्जी की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। उस इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होने की वजह से इसने कुछ वर्क डन किया और इसने उतनी ही एनर्जी को लॉस कर दिया और लीव कर दिया सिस्टम ने इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो पॉइंट हमने यहां पे क्या नोट करना है, द एनर्जी एंटर इन द सिस्टम इन दी फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी लीविंग द सिस्टम इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन। क्लियर, कि जो हमने एनर्जी दी थी उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, और साथ में उस एनर्जी की वजह से उस सिस्टम ने वर्क डन किया है, और जब वो सिस्टम वर्क डन करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क की फॉर्म में लीव कर जाएगी सिस्टम को। क्लियर, और यही आपकी डेफिनेशन थी थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की। अब ये डेफिनेशन क्या हमने यहां पे लिखी हुई है, द एनर्जी एंटर इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एनर्जी थी क्यों, जो एंटर की थी सिस्टम में, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। कह रहा है जो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, एंड द एनर्जी लीव द सिस्टम, कह रहा है कुछ एनर्जी ने सिस्टम को लीव भी किया, किसकी फॉर्म में, वर्क डन की फॉर्म में, और वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने किया। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, और इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब ये डब्ल्यू क्या, वर्क डन। अब दोनों पॉइंट आपने समझने हैं यहां पे कि अगर हम एनर्जी सिस्टम से लेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर, और उस केस में जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बाय द सराउंडिंग, और जब हम एनर्जी देंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, उस टाइम भी वर्क डन होगा, लेकिन दैट टाइम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी आपने एनर्जी सिस्टम से दी है या जितनी भी एनर्जी सिस्टम से ली है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू दी इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन और लीव द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो ये डेफिनेशन थी, और यहां से हम बेटा इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेल्टा यू आपका है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी हीट एडिड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। कि अगर हीट ऐड कर रहे हैं तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर हीट हम इससे ले रहे हैं तो दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा यू, लिसन इट केयरफुली, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडिड टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन बाय सिस्टम कब होगा और ऑन सिस्टम कब होगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा, और एनर्जी अगर ले रहे हैं तो दैट टाइम वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है, आगे आपके हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है आपका, सबसे पहला आपका प्रोसेस है वो आपका है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्वास्की स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वास्की स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है विच आर नियरली इक्वल टू दी थर्मल इक्विलिब्रियम। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर सिस्टम इज वेरी वेरी स्मॉल। कि इसके अंदर जो P, V और T में आए चेंज आएगा दैट चेंज इज वेरी स्मॉल। क्लियर, वो चेंज इतना स्मॉल होगा कि दैट सिस्टम इज नियरली
इक्वल टू दी थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर, उसको क्वास्की स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होंगे जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, जो टी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस टी कांस्टेंट है लेकिन पी और वी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पहले T1 टेम्परेचर था, बाद में T2 था, मींस T1 इक्वल टू T2 है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा डिजिट डेल्टा टी, T2 माइनस T1, अगर दोनों बराबर है वो जीरो आएगा। तो वो प्रोसेस आपके कौन से होंगे, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद आता है एडियाबैटिक। तो अ प्रोसेस इन विच प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब एडियाबैटिक के अंदर P, V और T सब में क्या आएगा, चेंज आएगा। भी ऐसे ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक। बट जो ये कोई सिस्टम था, इस सिस्टम में से ना तो हीट बाहर जा रही है और ना हीट अंदर जा रही है, मीन्स नो चेंज इन क्यू। क्यू में कोई चेंज नहीं है। अगर क्यू में कोई चेंज तो क्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा अगर किसी सिस्टम की सारी जो वॉल होंगी वो इंसुलेटेड होंगी, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आपका आइसोचोरिक प्रोसेस। अब जो आइसोचोरिक प्रोसेस है वो नाम से पता लग रहा है हमें आइसोचोरिक। तो आइसोचोरिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, मींस जो V है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। अगर V कांस्टेंट है मींस जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो होगा। मतलब पहले वॉल्यूम V1 थी, बाद में V2 थी, V1 इक्वल टू V2 है, मींस नो चेंज इन द वॉल्यूम। सो जब मैं डेल्टा V निकालूंगा आएगा V2 माइनस V1, अगर ये दोनों बराबर है तो जीरो आएगा। उसके बाद आइसोबारिक, ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो प्रेशर पहले था और जो प्रेशर बाद है वो दोनों बराबर है, तो जो प्रेशर के अंदर चेंज आएगा दैट इज P2 माइनस P1, वो जीरो आएगा। क्लियर। अब इसको मैं डेल्टा भी लिख रहा हूं, डेल्टा लिख रहा हूं, कई जगह आपको ये dV और dP भी मिलेगा। तो बेटा dV dP डेल्टा, उसका मतलब होता है चेंज। उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस कौन से हैं, साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस विच रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब साइक्लिक प्रोसेस ऐसे होंगे, मान लो कोई सिस्टम था, उसका पहले प्रेशर P1 था, फिर वॉल्यूम V1 थी और टेम्परेचर T1 था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या P2, V2 और T2 हो गए। क्लियर। आफ्टर सम टाइम इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगेन रीच टू द इनिशियल पॉइंट जहां से वो चले थे। तो उस तरह के प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। A cyclic process consists of series of changes which return the system back to its initial stage. उसके बाद आपका एक डेरिवेशन है इसके अंदर, वो डेरिवेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब ये जो Cp और Cv कोई नई टर्म नहीं है, पिछले चैप्टर में किया था अपन ने, व्हाट इज Cp व्हाट इज Cv। तो Cp था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp और माइनस Cv इज इक्वल टू हमने R प्रूव करना है। तो Cp क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा शुरू कहां से करेंगे, शुरू हम करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी की सिस्टम को देंगे वो एनर्जी दो पॉइंट में टूटेगी। दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो वर्क डन में और दूसरा चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। क्लियर। अब हमने क्या ले लिया कि हमने एक सिस्टम ले लिया कि दिस इज कंसिडर सिस्टम विच कंटेन म्यू नंबर ऑफ मोल। कि सिस्टम के पास क्या है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। क्लियर। दैट सिस्टम हैव एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इनिशियली। क्लियर। अब हमने क्या कहा कि dQ जो होता है वो होता है W प्लस डेल्टा U। हमने क्या किया कि वी विल सप्लाई एनर्जी dQ टू दिस सिस्टम
एंड ड्यू टू दैट हमने स्मॉल एनर्जी दी, स्मॉल एनर्जी डी, जो डी क्यू है वो है स्मॉल एनर्जी। क्लियर? तो उस स्मॉल एनर्जी की वजह से डी यू मीन स्मॉल इंटरनल एनर्जी हुई और स्मॉल वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू। ठीक है। लेट डी क्यू बी द हीट एनर्जी गिवन टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हमने क्या किया कि हमने एनर्जी दे दी सिस्टम को डी क्यू, किसके ऊपर? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो पीछे हम लिखे थे क्यू आपका होता है अपना था एम सी डेल्टा टी था बेटा, ये हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए लिखा था। ठीक है, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें म्यू हम मोल ले रहे हैं तो ये बनेगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस डी क्यू कैन बी रिटन एज, ये डी क्यू मतलब एनर्जी डी क्यू दे रहे हैं तो ये एनर्जी डी क्यू होगी। एम की जगह आ गया म्यू और सी की जगह आ गया किसके? कांस्टेंट वॉल्यूम थी भाई आपकी। तो अगर वॉल्यूम पहुंचते बन जाएगा सी वी और यहां पे आ जाएगा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर, इसको लिख दिया डी टी। क्लियर? उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमने यहां पे क्या किया कि जो डी डब्ल्यू है हम पीछे प्रूव करके आए थे कि जो डी डब्ल्यू होगा वो आपका होगा पी डी वी। तो अगर वॉल्यूम आपकी क्या है? कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम मतलब V1 इक्वल टू V2 है तो V2 माइनस V1 क्या होगा? जीरो होगा। और जो dV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या है? जीरो है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, अगर ये dV की वैल्यू जीरो है तो ये dW भी क्या होगा? जीरो हो गया। तो यहां से जो डी क्यू आया आपका वो कहीं ना कहीं du के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि जब हमने वर्क डन निकाला तो मैं लिख दिया यहाँ पे पी डी वी, पीछे करके आए थे, और जो डीवी है वो जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या होगी? जीरो होगी। तो जो डी क्यू था आपका वो आपका आ गया डी यू के बराबर। और डी क्यू को मैं लिख के आया हूं, जब हम इसको लिखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, यहां लिख देता हूं, जो क्यू होता है बेटा वो था एम सी डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब हीट क्या दे रहा है? कम दे रहे हैं तो डी क्यू आ गया यहाँ पे। एम की तो था जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी ये मोल है तो मोलर बन गई तो एम की जगह म्यू आ गया। अब जो सी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब किस कंडीशन पे? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो इसको लिख दिया सीवी, और डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर को लिख दिया डीटी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, तो जो डी यू की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई म्यू सी वी डी टी। इसको हमने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जब हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की बात। क्लियर? जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, सो हमने यहां पे नाउ लेट द गैस बी हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डीवी एंड राइज इन टेम्परेचर इज डीटी। तो जो डी डब्ल्यू आपका वो पीडीवी होगा। तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे हम, जो डी क्यू आपका है वो किसके इक्वल है? दैट इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो अब तो क्या आपका P कांस्टेंट है। अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम है V1 से V2 हो गई, वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा तो उस चेंज को हमने लिख दिया dV, और जो टेम्परेचर है T1 से T2 हो गया उस चेंज को हमने लिख दिया dt। क्लियर? और इस dW को मैं लिख दूंगा डी क्यू आपका एसटी रहेगा, ये du रहेगा एसटी, ये लिख दिया मैंने PdV। क्लियर? अब अगर इसको मैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या होगा? जो हम ये लिख के आए थे डी क्यू, या फिर मैं यहां पे पहले लिख देता हूं फिर ब्रैकेट में, डी क्यू जो आपका होगा वो होगा म्यू सी पी डी टी। ये कहां से बना? हमें पता है कि जो क्यू होता है वो होता है म्यू सी टी डेल्टा टी। ये था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये डी क्यू हीट देना तो डी क्यू बन गया, म्यू आ गया, तो सी पी कांस्टेंट प्रेशर पे है तो ये सी पी आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर को डी टी लिख दिया हमने। अब फिर से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो यहां से ये डी क्यू है ये भी डी क्यू है, तो यहां से जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई म्यू सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है? अब हमने क्या करना है? अगली इक्वेशन में जो ये डी यू की वैल्यू है हमने यहां से उठा के ये पुट कर देनी है। तो जिसको मैं पुट करूंगा यहां से,
तो इसको देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा म्यू सी पी डी टी इज इक्वल टू म्यू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। इस पूरी टर्म को उठा के उधर लेके चले जाएंगे और म्यू और डी टी दोनों कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। तो जो म्यू और डी टी है वो कॉमन आगे अंदर आ गया आपका सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे उसके अंदर हमने क्या करना है, हमें पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो आगे पढ़ोगे आप केमिस्ट्री, तो पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ये जो एन नंबर ऑफ मोल है तो जो हमने ले रखा है वो है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पी को कांस्टेंट मान लिया, पी को क्या मान लिया कांस्टेंट, और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया हमने। जब पी को हम कांस्टेंट मानेंगे तो आपका बनेगा पी डीवी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू में डी टी। मीन्स हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो जो पी है वो कांस्टेंट है, वी की डिफरेंशिएशन डीवी होगी, म्यू एस टी रहेगा, आर एस टी रहेगा क्योंकि आर भी एक कांस्टेंट है, और जो टी की डिफरेंस वो डी टी होगी। तो इस पी डीवी की जगह हमने रख दिया म्यू आर डी टी। तो म्यू डी टी इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू म्यू आर डी टी। तो ये डी टी से डी टी कट गया और म्यू से म्यू कट गया, तो एट द एंड आपका आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और ये हमने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो सीपी है वो सीवी से बड़ा है। तो अगर मैं यहां से सीपी की वैल्यू निकालता हूं वो आपकी आएगी आर प्लस सीवी। मीन्स जो सीपी है वो सीवी की वैल्यू में आर को ऐड करके बनता है। तो हमने कल पिछले चैप्टर में था कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी मैंने आपको अच्छे समझाया था कैसे, कि अगर हम कहते हैं कि ये कोई गैस है, अगर इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो बेटा सारी की सारी हीट का यूज होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। लेकिन अगर हम किसी भी गैस हमने कोई ये गैस ले ली, मान लो यहां पे ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, पी कांस्टेंट है, तो अब जो यहां से हीट हम सप्लाई करेंगे इस हीट का दो तरह से यूज होगा। एक तो इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने में और दूसरा इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। वही बात अगर इसकी बॉडी के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करना है तो हमें ज्यादा हीट चाहिएगी। तो मीन्स जो सीपी होगा आपका, जो आपका क्या होगा, सीपी आपका होगा सीपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सीवी के होगा। तो ये आपका डेरिवेशन था। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपका यहीं तक रहेगा। अगले पार्ट के अंदर हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपने आज इस वीडियो को देखना है, देखने के बाद इसको अपने फेयर वर्क पे कंप्लीट करना है। क्लियर, कंप्लीट के बाद फिर हम मंडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। वीडियो को पूरा देखना है, एट द एंड अपना नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।